ओके, गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पिछली वाली क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 3 दैट मीन द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इस पर डिस्कशन कर रहे थे और जिसमें कि हम लोगों ने कॉमन ट्रेंड में एटॉमिक और आयोनिक रेडियाइज पर डिस्कशन कर लिया था। हम जब आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल करते हैं और उसी चीज को रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने इसमें कॉन्सेप्ट, हमें इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक आयोनिक रेडियाई पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ना है, एज वेल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है। हमने अभी तक जो डिस्कशन कर लिया था अबाउट द एटॉमिक रेडियाई, वी नो दैट ऑन केस ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज द डिफरेंट features, the atomic radii are classified in 3 subcategory. First one is the covalent radii, next one is the van der Waals radii, third one is the metallic radii. 3 तरीके की रेडियाई होती हैं, हमने तीनों को अच्छे से डिफाइन किया था। एटॉमिक रेडियाई कहते किसे हैं, तो क्या पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस इज एटॉमिक रेडियाई। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से, न्यूक्लियस जो है उसका भी सेंटर, तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, एटॉमिक रेडियाई कहा जाता है। और इसको हम 1/2 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर हम बात करें, जैसा कि इसमें देख रहे हो, यहाँ से लेकर की जो डिस्टेंस है इसके हाफ को क्या कह देंगे, इसकी एटॉमिक रेडियाई कहेंगे। पढ़ चुके थे। ये van der Waals रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई होती है। van der Waals में आपने ये पढ़ा था, किसी भी सब्सटेंस के किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के किन्हीं भी दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल के नियरेस्ट एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को van der Waals कहते हैं। और कोवेलेंट क्या होता है कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि दो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड दो एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को। फिर जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्चुअल जो रेडियाई होती है वो कोवेलेंट रेडियाई होती है। van der Waals जो रेडियाई है उसकी वैल्यू एक्चुअल नहीं आती, लेकिन अगर कंपेयर करें साइज को लेकर के तो सबसे ज्यादा रेडियाई कौन सी आती है वैल्यू में, van der Waals, उसके बाद मेटलिक और सबसे कम कोवेलेंट है। तो परफेक्ट जो होती है वो कोवेलेंट होती है, जिसको कि केवल एटॉमिक रेडियाई के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा था आयोनिक रेडियाई 2 टाइप की होती है, कैटायोनिक रेडियाई और एनायोनिक रेडियाई। फिर अच्छा खासा डिस्कशन किया था कि द कैटायन हैव द स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू आवर पेरेंट्स एटम एंड द एनायन हैव द बिगर साइज एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। तो कैटायन जो होता है वो साइज में छोटा हो जाता है पेरेंट एटम से ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा हो जाता है, जबकि एनायन साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फिर हमने आयोनिक रेडियाई की साइज को लेकर के ये डिस्कशन किया था और इसमें आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि देखिए फ्लोराइड आयन 136 पिकोमीटर है, जबकि फ्लोरीन केवल 64 होता है। ऐसी सोडियम 186 पिकोमीटर है, जबकि Na पॉजिटिव सिर्फ 95 होता है। इससे क्लियर होगा कि एनायन जो है वो तो लार्जर साइज रखता है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम, लेकिन कैटायन है वो स्मॉलर साइज रखता है एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम। इसके बाद पढ़ा था हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमने जैसा कहा कि दो स्पीसीज हैव द सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम ये कहें तो और अच्छा होगा, जिनमें सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। इसके बाद ट्रेंड की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो ग्रुप में टॉप से बॉटम पर आने पर एटॉमिक रेडियाई की जो है वो बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन अगर पीरियड में बात करें अक्रॉस द पीरियड तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द नंबर ऑफ सेल कॉन्स्टेंट बट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज 1 by 1। ठीक है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होते हैं, लेकिन एटॉमिक जो नंबर है वो 1 by 1 करके बढ़ता रहता है। इससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से अट्रैक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि साइज कैसी होती है, छोटी हो जाती है। उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अब हमें बात करना है इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर के। आज का जो हमें क्लास था एक्चुअल में यहीं से स्टार्ट होना था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन
electron from the outermost orbit of an isolated gaseous atom in its ground state. किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. The energy required to remove an electron from the outermost orbit of an isolated gaseous atom. देखो भाई, आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों कहा जाता है, आप पढ़ चुके हो पहले भी कि अलग थलग पड़ा हुआ एटम, क्योंकि एक एटम अगर दूसरे एटम के पास होता है तो एक एटम के न्यूक्लियस का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगता है, इसलिए एक्चुअल अट्रैक्शन पता नहीं चल पाता है ना. इसलिए आइसोलेटेड अलग थलग पड़ा हुआ गैसियस एटम की बात करते हैं. अब अगर बात करें इसी यूनिट की तो इट्स यूनिट इज किलो जूल पर मोल. और यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि जो आप थोड़ा सा रिएक्शन को अगर हम थोड़ा ठीक कर दें तो इसमें एरो के ऊपर लिख देंगे हम IE आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा X पॉजिटिव और प्लस रिलीज हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन. तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी में भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए. अब ध्यान से देखिएगा, आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा. आउटकम्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. Energy is always required to remove electron from an atom and hence ionization enthalpies are always positive. तो देखिए, किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए, क्योंकि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है. तो उसमें से अगर हमें एनर्जी अगर निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी. द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए तो उसे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे. तो एक कॉमन सा ट्रेंड है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं इसमें. कॉमन ट्रेंड ये है कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी वैल्यू हाई होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आपको क्लियर हो रहा है ना सब? प्लीज रिस्पॉन्ड. क्लियर हो रहा है ना आपको? हाँ, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड. तो अगर हम पीरियड की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम पीरियड की बात करें तो क्या वेरिएशन होता है. तो देखिए, आप जानते हो कि जैसे जैसे हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आप सबको पता है कि नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट होते हैं. जैसे अब बार बार दोहराएं, अगर हम लिथियम बोलें तो 1s2 बेरिलियम तो 1s2 बोरॉन तो 1s2 2p1, कार्बन तो 1s2 2p2, नाइट्रोजन तो 1s2 2p3, ऑक्सीजन तो 1s2 2p4, फ्लोरीन तो 1s2 2p5 और नियॉन तो 1s2 2p6. तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है वो सेकंड ही है. ठीक है, सेकंड है आउटर मोस्ट सेल. तो क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जब हम जा रहे हैं तो देखिए नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. और आप देख पा रहे होगे, देखो यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है. और आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम है, फिर बोरॉन थोड़ा कम हो गया क्योंकि ये 1s2 बेरिलियम स्टेबल हो गया, 1s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. कार्बन ज़्यादा हो गया, नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया. कंपेरेटिव नाइट्रोजन के थोड़ा सा ऑक्सीजन कम है. कारण सुनो आप, क्योंकि नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 1s2 और 2s2 और 2p3 होगा. 1s2 2s2 और 2p3. तो 2p3 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल हो गया. जैसा कि हम ये जानते हैं कि हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो p3 हो जाने की वजह से. वैसे तो आपको पता ही एक्सेप्शनल केस है, याद रखना, क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट जानते हो उसके अकॉर्डिंग बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरियम से ज्यादा होना चाहिए और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी. क्योंकि बेरिलियम 1s2 2s2 है, इसलिए वो 2s पूरा भरा होने की वजह से स्टेबल है, जबकि बोरॉन 1s2 2s2 2p1 है. सो p में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो स्टेबल नहीं है वो. और ऐसे नाइट्रोजन में जैसा हमने आपको बताया 1s2 2s2 2p3 है, मतलब p सब सेल हाफ फील्ड है. और ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4 है. डाउट रहता है
अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर चार्ज तो ऑक्सीजन में ज्यादा है, एटॉमिक नंबर 8 है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, साइज छोटी हो गई एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो नाइट्रोजन की इसलिए ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना है। 2p में 3 है इलेक्ट्रॉन, आधा भरा हुआ p ऑर्बिटल है जो कि स्टेबल है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा। इसलिए जो नाइट्रोजन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा होगी। चलिए बात करें वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप में तो जनरली क्या होता है, टॉप से बॉटम पर आते तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती चली जाती है, जैसा कि देख भी पा रहे हो, क्योंकि ग्रुप में जब टॉप से बॉटम पर आते हो तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से डिस्टेंस बढ़ जाती है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है ना, पुरानी बात है। फैक्टर ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड, वो ऐसे फैक्टर जिससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। तो देखो क्या लिखा है, ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम लेसर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इट्स न्यूक्लियस फॉर द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। बड़ी साइज होगी लेसर अट्रैक्शन होगा तो आराम से निकल जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और सबसेल जो होते हैं पेनिट्रेशन ऑफ सबसेल द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर इलेक्ट्रॉन एस में से निकालना हो तो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम एनर्जी चाहिए पी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उससे कम एनर्जी चाहिए डी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सबसे कम एनर्जी चाहिए एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो एस में ज्यादा अट्रैक्शन होता है एस के इलेक्ट्रॉन का, पी से कंपैरेटिव पी में ज्यादा होता है, डी के कंपैरेटिव डी में ज्यादा होता है एफ के कंपैरेटिव। बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, ठीक है, अभी अभी हमने जैसे आपको खुद समझाया था, देखो सामने आ गया वही क्वेश्चन के बेरिलियम की क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा क्यों है, तो देखो बेरिलियम 1s2 है और बोरॉन 1s2 2p1 है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा इसके 2s में से निकालना होगा जो कि भरा है स्टेबल है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो इसके 2p में से निकालना होगा जिसमें कि केवल एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है ना। तो जैसा हमने आपको बताया लिखा है द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू बी न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ 2p, ठीक है, आप जानते हो 2s इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा नियरेस्ट होता है न्यूक्लियस के, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। हेंस द 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द न्यूक्लियस। अभी आपको बताएंगे एक शील्डिंग इफेक्ट होता है, आएगा अभी, तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है तो वो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सन क्रिएट किया जाता है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सन क्रिएट किया जाता है उसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अगला टर्म आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो जैसा किसी भी एक आइसोलेटेड एटम के द्वारा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, एंथैल्पी चेंज accompanying the process when electron added to a neutral gaseous atom to convert into negative ion। एक न्यूट्रल गैसियस एटम का अपने नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज accompanying the process एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम, न्यूट्रल है ये देखो कोई चार्ज नहीं है, और गैसियस एटम है क्योंकि वही गैसियस एटम के पीछे वही डेंजर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे इसका इफेक्ट पड़ता है, तो साइज छोटी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन कैपेसिटी उतनी हाई होगी। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग क्या होता है हम आपको एक कॉमन उदाहरण से समझाई दे शील्डिंग इफेक्ट। माना कि हमने 2 क्लासें कंबाइन कर ली, 10th और 10th भी, और हम बोर्ड पे पढ़ा रहे, आप पीछे की तरफ बैठे हुए हो, आपको बोर्ड पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, कारण क्योंकि बीच में जो बहुत से बच्चों की भीड़ है वो आपको अच्छे से दिखने नहीं दे रही है। तो एक्चुअल में हमारा इन द सेंस हम जैसे न्यूक्लियस हो गए, उस क्लास के एक क्लास है जिसके हम न्यूक्लियस हो गए, आप लोग इलेक्ट्रॉन हो गए, और आपको हमसे अट्रैक्ट होना है, और बाकी में सबसे लास्ट बेंच पे जो एक स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको जितना हमारा अट्रैक्शन फील होना चाहिए वो उतना अट्रैक्शन फील कर नहीं पाता है,
क्योंकि उससे पहले मतलब उसके और हमारे बीच में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो उसे देखने में परेशानी पैदा कर रहे हैं। इसलिए उसे जितना बढ़िया दिखना चाहिए, जितनी अच्छी क्लास लगना चाहिए, जितना ज्यादा समझ में आना चाहिए, उससे समझ में आएगा नहीं उतना, क्योंकि बीच बीच में कोई हाथ उठा रहा है, कोई भीड़ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बोर्ड पे नीचे की तरफ लिख दिया हमने। तो बस यही होता है कि ये माना कि न्यूक्लियस हो गया और ये इनर सेल है, और क्या होगा, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन क्रिएट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन से कहता है आओ, और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से कहते हैं जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन है और न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है। तो वाकई में जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस का किसी भी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को फील करना चाहिए, वो उतना कर नहीं पाता है, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन उसे सील्ड करते हैं, रोकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इसको सील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये आपका पड़ा हुआ टर्म है, द अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक एटम के द्वारा शेयर्ड, साझे, याद करो हमारा टर्म आपको शायद याद आएगा कि जब दो इलेक्ट्रॉन में होती है, जब दो, अगर हम बात करें सीरीज बात, दो एटम में जब इलेक्ट्रॉनों का होता है साझा, तब होता है बाधा के इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बीच में रहेगा, ना हम खींचेंगे ना तुम। जब दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ये कंप्रोमाइज होता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर हम दोनों एटम के बीच में रहेगा, ना हम खींचेंगे ना तुम। तो क्या कहा हमने, फिर से बोल रहे हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉन में, जब दो एटम में इलेक्ट्रॉन की होती है शेयरिंग, तब ये, जब साझा, शेयरिंग मतलब साझा, जब साझा होता है तब ये बाधा होता है, जब ये बाधा करते हैं एक दूसरे के साथ में कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ठीक बीच में रहेगा, ना हम खींचेंगे ना तुम। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो ये कहता है जिसमें होगी दम उसके होंगे हम। जिस किसी भी एटम में अट्रैक्शन कैपेसिटी हाई होगी, हम उसी के हो जाएंगे, उसी की तरफ खिसक जाएंगे, उसी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसकी तरफ भी शिफ्ट कर जाता है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो लिखा हुआ है ये a qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself is called electronegativity। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इसके भी वही फैक्टर हैं, कॉमन है, जो कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में थे। एटॉमिक रेडियाई छोटी होगी, पावर ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, कोई स्टेबल अगर हो जाएगा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा क्योंकि वो खुद ही स्टेबल हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन ये टर्म है जो आपको अगली क्लास में, आपको अगली जो यूनिट आएगी उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए ये हमने सभी को समराइज कर दिया। एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज करती है, पीरियड में डिक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में डिक्रीज करती है, पीरियड में इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में डिक्रीज करती है, पीरियड में इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज करती है, पीरियड में इंक्रीज करती है। मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगी। तो ये सभी ट्रेंड हो गए, ठीक है। आप इनसे नोट्स बनाना, अभी आपको यूट्यूब पे क्लास पहुंच जाएगी। ये फिर से इन ट्रेंड को एक तरीके से समझाया गया। देखो आप, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर को इंक्रीज कर रही है टॉप की तरफ, एटॉमिक रेडियाई नीचे की तरफ इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही बॉटम टू टॉप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही बॉटम टू टॉप। ये क्या हो रहा है, हमारा मेटालिक करेक्टर यहाँ को ज़्यादा हो जाता है। इस तरफ को जो एलिमेंट है वो मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है, इधर को जो एलिमेंट है नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है। एटॉमिक रेडियाई है ये डिक्रीज करेगी इधर की तरफ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये ट्रेंड दिए हुए हैं, जो अभी हमने ट्रेंड पढ़े वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उन्हें बताया जा रहा है। रिकैप्चुलेशन की बात करें तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, ट्रेंड्स पढ़ लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में एटॉमिक आयोनिक रेडियाई पढ़ी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं केमिस्ट्री के फ्यूचर को लेकर बात करें। आपके लिए जो असाइनमेंट है, इन क्वेश्चंस को आपको लिखना है। हाउ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड टू नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट? Second ionization enthalpy of an element is higher than the first ionization enthalpy. रीजन देना है आपको इसका। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड ionization enthalpy of magnesium.
फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताइए मैग्नीशियम की, कंपेयर करिए कौन सी ज़्यादा होगी और क्यों। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, हमने आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे, तो आपको इन्हें समझना है। ठीक है, तो आज आपके लिए क्लास में इतना ही, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपना ध्यान रखिए, कोविड से बच के रहिए, अपने आप को बचाइए, परिवार के लोगों को बचाइए। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी बुक के बिना कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, और नोट्स बनाने के लिए आपको इस क्लास को देखना